हेलो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी जिद और लालच ने जापान और कोरिया की गवर्नमेंट के नाक में दम कर दिया। 1970 की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म हमें सिखाती है कि नशा हमारे समाज में कितना बड़ा अभिशाप है। ये न सिर्फ इंसान बल्कि इंसानियत को भी अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खास तरह के ड्रग्स के बारे में बताया गया है जिसका नाम है क्रैंक। इसको लेने के बाद ना ही नींद लगती है और ना ही कोई डर। पैसिफिक वॉर के समय जापान ने पहली बार इसे अपने सोल्जर्स के ऊपर इस्तेमाल किया था ताकि उनके सोल्जर बिना नींद और बिना किसी डर के अच्छे से जंग लड़ सकें। जंग खत्म होने के बाद जापान ने इसे बैन कर दिया तो वहाँ के सारे ड्रग डीलर कोरिया के शहर बुसान शिफ्ट हो गए। ये सारा घटनाक्रम 1970 के आसपास का है और उस समय भी जापान में क्रैंक की बहुत ज्यादा डिमांड थी। फिल्म के लीड रोल में है ली डू सैम, जो कि पेशे से एक गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार है। गैंगस्टर उसे अपने साथ रखते हैं ताकि वो तस्करी वाली चीजों की पहचान कर सकें कि वो सच में गोल्ड है या नहीं। एक दिन ऐसी ही स्मगलिंग के दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इस गैंग का बॉस सारा सोना एक बैग में भर के डू सैम को देता है और उससे कहता है कि इसे बचाने के लिए तुम समुद्र में कूद जाओ। डू सैम वफादार होने के साथ साथ बहादुर भी है तो वो ऐसा ही करता है। बाद में हमें पता चलता है कि डू सैम की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए ही इस गैंग के बॉस ने ये सब किया था। उसको डू सैम पसंद आता है और वो उसे अपने गैंग का एक परमानेंट मेंबर बना लेता है। इसके बाद डू सैम अपने नए बॉस के लिए काम करना शुरू कर देता है और इस काम में वो ठीक ठाक पैसे भी बनाता है। एक दिन डू सैम का बॉस उसे अपने पार्टनर्स के साथ किसी गेट टुगेदर के लिए लेके जाता है। वहाँ वो डू सैम से कहता है कि ये सब बुसान शहर के बड़े लोग हैं जो कुछ गलत करके भी कभी पकड़े नहीं जाते। तुमको भी एक दिन इसी ग्रुप में शामिल होना है। इसके बाद डू सैम अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। डू सैम की वाइफ उसे समझाती है कि तुम कोई इलीगल काम मत करना क्योंकि मैं यहाँ के चर्च के फादर की बेटी हूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उनकी बदनामी हो। डू सैम को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही मस्ती में रहता है। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली एक औरत आती है। वो डू सैम से कहती है कि कुछ लोग तुम्हारे भाई को बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। डू सैम का छोटा भाई टपोरी टाइप का है, उसने किसी से उधार लिया था जो वो चुका नहीं पाया और इसीलिए वो गुंडे इसे पीट रहे हैं। डू सैम वहाँ जाके उनसे कहता है कि इसे छोड़ दो, इसका जो भी पैसा है मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उन गुंडों का बॉस जिसका नाम है कैंग सिक डू सैम से कहता है कि पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। डू सैम इस बात पे राजी हो जाता है तो वो एक बकेट मंगाता है जिसमें वो शराब भरता है और उसके बाद उसी बकेट में वो पेशाब भी कर देता है। फिर वो डू सैम से कहता है कि अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो इसे पियो और फिर डू सैम को ऐसा करना पड़ता है। अगले दिन डू सैम जब मरहम पट्टी के लिए अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ उसकी जान पहचान का एक आदमी मिलता है जो डू सैम से कहता है कि मेरा एक रिलेटिव है जिसको जापान में कुछ डिलीवर करना था लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो क्या तुम उसके लिए ये काम करना चाहोगे? डू सैम के पूछने पर वो बताता है कि असल में उसे क्रैंक डिलीवर करना है। डू सैम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये क्रैंक क्या चीज है। फिर वो दोनों उसके रिलेटिव से मिलते हैं जहाँ वो डू सैम को समझाता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, जो चीज तुम डिलीवर करने वाले हो वो बहुत महंगी है, तो अगर कुछ गलती हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डू सैम इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो उस सामान को डिलीवर भी कर देता है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। जापान में उसकी मुलाकात उस ड्रग डीलर से होती है जो कोरिया से आए हुए क्रैंक को लेता है। वो डू सैम को बताता है कि जापान में क्रैंक पूरी तरह से बैन है, इसलिए हम इसका प्रोडक्शन जापान में नहीं कर पाते और कोरिया में बनने वाला क्रैंक सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। क्रैंक एक ऐसा ड्रग है जिसको अगर सही से कुक नहीं किया गया तो वो कचरा है, इसलिए इसको बनाना सबके बस की बात भी नहीं है। वो डू सैम को बताता है कि कोरिया में प्रोफेसर बेक नाम का एक आदमी है जो सबसे अच्छा क्रैंक बनाता है। डू सैम को यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो उस डीलर के साथ ये प्लान बनाता है कि ये लोग जापान से कच्चा माल उठा के कोरिया में क्रैंक कुक करेंगे और फिर उसे जापान में बेचेंगे और इस पूरे प्रोसेस में ये बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं क्योंकि क्रैंक एक बहुत महंगा ड्रग है और जापान में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोरियन पुलिस इन गोल्ड स्मगलर्स को चुन चुन के उठा रही है। डू सैम का बॉस खुद को बचाने के लिए डू सैम को फंसा देता है। कोरियन पुलिस पूछताछ के लिए डू सैम को ले जाती है और वहाँ उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और इसके बाद उसे जेल भेज देते हैं। जेल में डू सैम कैप्टन चोई को देखता है जो जापान से स्मगलिंग के सारे रास्ते जानता है। जेल में जब उसकी वाइफ उससे मिलने आती है तो डू सैम उसे एक प्लान समझाता है। वो उससे कहता है कि उस पुलिस वाले से जाके मिलो जो स्मगलर्स का साथ दे रहा था, अगर तुम उसे ठीक ठाक पैसे दे दो तो वो मुझे जेल से निकलवा सकता है। उसकी वाइफ ऐसा ही करती है और फिर कुछ दिनों के अंदर डू सैम जेल से रिहा हो जाता है। जेल से निकलने के बाद डू सैम सीधा कैप्टन चोई से मिलने जाता है और वहाँ उसको अपने क्रैंक के स्मगलिंग वाला प्लान समझाता है। शुरू में कैप्टन चोई उसे मना कर देता है लेकिन जब डू सैम उसे काफी सारे पैसे ऑफर करता है तो वो मान जाता है। इसके बाद ये दोनों नार्कोटिक डिपार्टमेंट के चीफ सैंग हुन से मिलते हैं और इस काम के लिए काफी सारे पैसे देके उसे भी मना लेते हैं।
इन दो लोगों से मिलके डू सैम ने अपने स्मगलिंग करने का रास्ता आसान बना लिया है। अब उसकी अगली समस्या है अच्छी क्वालिटी का क्रैंक बनाना, जिसके लिए वो प्रोफेसर बेक से मिलता है और उन्हें भी अपने साथ अपने काम में शामिल कर लेता है। प्रोफेसर बेक वो आदमी है जो किसी समय जापान में रह के बेस्ट क्वालिटी का क्रैंक बनाया करते थे। इसके बाद ये सब मिलके अपना काम शुरू कर देते हैं, जहां कैप्टन चोई जापान से कच्चा माल कोरिया लेके आता है। शहर से दूर एक फार्म पर प्रोफेसर बेक इसे कुक करके क्रैंक बनाते हैं और फिर ये सारा क्रैंक जापान स्मगल कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ये लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और डू सैम का छोटा भाई भी इनके साथ शामिल है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा कैप्टन चोई ले जाता है। डू सैम उससे कहता है कि ये प्लान मेरा था तो पैसा बराबर बंटना चाहिए। कैप्टन चोई उससे कहता है कि इस काम में रिस्क ज्यादा मैंने उठाया है, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। कैप्टन चोई से छुटकारा पाने के लिए डू सैम मिस्टर जो से मिलता है, जो काफी सालों से ड्रग डीलिंग में एक्सपर्ट है। डू सैम उसे बताता है कि मेरा बनाया हुआ सारा क्रैंक जापान जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ क्रैंक कोरिया में भी बिके, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वो मिस्टर जो को दे देता है। और बदले में मिस्टर जो डू सैम की उस आदमी से मीटिंग फिक्स करता है जिसके शिप से ये लोग बिना किसी परेशानी के अपना माल जापान में सप्लाई कर सकेंगे। डू सैम और उसका भाई उस आदमी से मिलने के लिए जापान जाते हैं। वहाँ डू सैम किसी आदमी को फोन पे बात करते हुए सुनता है कि एक गैंग है जो उस आदमी को मारने का प्लान बना रही है, जिससे ये लोग मिलने आए हैं, क्योंकि वो खुद भी एक गैंगस्टर है। फिर वहाँ उन दोनों गैंग्स के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह डू सैम उस आदमी को बचा लेता है जिससे मिलने ये लोग जापान आए थे। और इस पूरी लड़ाई में डू सैम भी घायल हो जाता है। वो गैंगस्टर डू सैम से काफी इम्प्रेस होता है और उसे एक स्ट्रिप बार में लेके जाता है, जहां वो डू सैम के साथ बिजनेस करने को राजी हो जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आने वाली स्मगलिंग के लिए वो अपना शिप डू सैम को उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद डू सैम कोरिया आके मिस्टर जो से मिलता है। यहाँ मिस्टर जो से कहता है कि अभी तक हमने कोरिया के सिर्फ एक शहर में ही क्रैंक बेचा है, अगर हम इसे पूरे देश में फैला दें तो काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डू सैम उससे कहता है कि ये नशा जापानियों को बेचने को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन हमारा देश पहले ही काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैं उसकी दिक्कतें और बढ़ाना नहीं चाहता। मिस्टर जो के कुछ ज्यादा ही कन्विंस करने पर वो उनसे कुछ समय मांग के वहाँ से चला जाता है। बुसान शहर में क्रैंक पूरी तरह से फैल चुका है, जिससे निजात पाने के लिए बुसान पुलिस में एक नया प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है। इसका नाम किम है और ये काफी ईमानदार है। इसके आने से नार्कोटिक डिपार्टमेंट का चीफ थोड़ा परेशान है, क्योंकि वो ली डू सैम से मिला हुआ है। प्रोसिक्यूटर किम बुसान शहर के ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक फेक ड्रगी तैयार करता है जिससे मिलने के लिए ड्रग डीलर आने वाला है, और नार्कोटिक डिपार्टमेंट के सारे लोग वहाँ आसपास में ही हैं ताकि वो उस ड्रग डीलर को पकड़ सके। और जब वो ड्रग डीलर आता है तो ये लोग उसे पकड़ के पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। पूछताछ के दौरान वो ड्रग डीलर ली डू सैम और उसके भाई का नाम बता देता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर किम अपनी टीम के साथ ली डू सैम, उसके भाई और कैप्टन चोई को पकड़ने का प्लान बनाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन चोई ने ली डू सैम को मिलने के लिए कहीं बुलाया है। कैप्टन चोई डू सैम पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से पुलिस आज हमारे पीछे पड़ी है, और इस बात पे इन दोनों की लड़ाई भी होती है। इसके बाद डू सैम अपना सारा पैसा लेकर कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल भाग जाता है। सियोल में वो वहाँ के किसी लोकल गाय से मिलता है और प्रोफेसर बेक को भी वहाँ बुलाता है। फिर वो प्रोफेसर बेक से क्रैंक बनाने का तरीका सीख लेता है और बदले में वो उनको काफी सारे पैसे देता है। जाने से पहले प्रोफेसर बेक उससे कहते हैं कि एक ड्रग एडिक्ट खुद से कहीं ज्यादा अपनी फैमिली की लाइफ खराब करता है, इसलिए मैंने कभी भी क्रैंक का सेवन खुद नहीं किया। फिर वो दोनों सियोल सिटी के किसी क्लब में जाते हैं। पार्टी के दौरान उनकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम जून है। डू सैम का दोस्त उसे बताता है कि ये यहाँ के चेयरमैन जिंग की बेटी है, जो एक बहुत ही रसूखदार आदमी है। अगर तुमने इसे अपने फेवर में कर लिया तो कोरिया की पुलिस और नार्कोटिक डिपार्टमेंट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बुलंद हौसलों के साथ डू सैम उस लड़की के पास जाता है और उसके सामने खुद को एक अमीर बिजनेसमैन दिखाता है, और कुछ ही दिनों के अंदर वो उसे कन्विंस कर लेता है और फिर इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। क्रैंक बेच के डू सैम बहुत पैसे कमाता है, लेकिन उसे जरूरत है पावरफुल लोगों की जो कल को जरूरत पड़ने पर उसे पुलिस से बचा सके। जून को अब इसके काम के बारे में पता चल चुका है कि ये क्रैंक नाम का ड्रग्स बना के बेचता है, लेकिन उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये दोनों किसी मीटिंग के लिए जापान जाते हैं, जहाँ जून अपने फादर से डू सैम को मिलवाती है। उसी मीटिंग में कोरिया का एक पुराना पुलिस ऑफिसर भी होता है जिसने स्मगलिंग के दौरान डू सैम को पकड़ के काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। वो डू सैम को पहचान लेता है और उससे मिलके उसकी काफी इंसल्ट करता है। फिर वो डू सैम का पीछा करते हुए देर रात एक सुनसान जगह पे पहुंचता है। वो डू सैम और उसके पार्टनर को कार से उतरने को कहता है। डू सैम उसकी गर्दन कार के अंदर खींच लेता है और फिर ये लोग गाड़ी चला देते हैं, और इस दुर्घटना में वो पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। फिर ये दोनों उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में बहा देते हैं, और उस रात डू सैम क्रैंक का नशा भी करता है।
दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर किम डू सैम की मेड इन कोरिया क्रैंक की इन्वेस्टिगेशन में लगा है और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक ड्रग डीलर से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि नारकोटिक डिपार्टमेंट का चीफ सुंग भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है और कोरिया में क्रैंक बना के बेचने का ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ। इसके बाद फिल्म में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ली डू सैम अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है और वो बुसान शहर के एक बड़े से घर में रहता है। इसी जगह पे वो क्रैंक बना के कोरिया और जापान में सप्लाई करता है। जून और इसके बीच का रिश्ता पहले से काफी गहरा हो चुका है और वो हर गलत काम में उसका साथ देती है। डू सैम ने अपना नाम भी बदल लिया है और वो कोरियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए चैरिटी प्रोग्राम में भी हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डू सैम का छोटा भाई क्रैंक एडिक्टेड होने की वजह से पागल सा हो गया है और इसी पागलपन में वो अपने दोस्त को जान से मार देता है। खबर सुनते ही डू सैम उसे वहाँ मिलने जाता है जहाँ मिस्टर जो ने उसे अपनी कैद में रखा है। डू सैम को देखते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि तुम कितने अमीर बन चुके हो और मेरे पास क्रैंक का नशा करने के लिए भी पैसे नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दो ताकि मैं क्रैंक खरीद सकूं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डू सैम की वाइफ उसकी गर्लफ्रेंड जून से मिलने गई है क्योंकि उसको इन दोनों के अफेयर के बारे में पता है और वहाँ जाके वो उससे काफी झगड़ा करती है कि मेरे पति का पीछा छोड़ दो। जून उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। फिर जब उस शाम ली डू सैम अपने घर जाता है तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी झगड़ा होता है। डू सैम भी उसे इग्नोर करके घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डू सैम का छोटा भाई हॉस्पिटल से भाग के पुलिस वालों के पास चला जाता है और वहाँ वो डू सैम की सारी काली करतूत बताते हुए सरकारी गवाह बन जाता है। इसके बाद बुसान पुलिस ली डू सैम को अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोसिक्यूटर किम उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। लेकिन कुछ ही समय में डू सैम की गर्लफ्रेंड जून अपने पावर के दम पे उसे वहाँ से छुड़ा के ले जाती है। डू सैम अपने पैसे और क्रैंक के नशे में अब इतना डूब चुका है कि वो जून से भी झगड़ा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे इसलिए नहीं छुड़ाया क्योंकि तुम मुझे प्यार करती हो, बल्कि तुमने मुझे इसलिए छुड़वाया क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। और फिर वो जून के साथ मारपीट भी करने लगता है। वो अपनी गाड़ी वहीं रास्ते में रुकवा के जून को छोड़ के चला जाता है। रात में डू सैम के पास उस आदमी का कॉल आता है जिसके साथ उसने मिलके जापान में एक कोरियन पुलिस ऑफिसर को मारा था। वो डू सैम से कहता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल चुका है, वो सब मेरे पीछे पड़े हैं तो मेरी मदद करो वरना तुम भी फंस जाओगे। डू सैम उससे कहता है कि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं मार्शल लॉ लगा दिया जिसके विरोध में वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। इससे पहले कि प्रोसिक्यूटर किम उस आदमी को पकड़ पाता, कोई उस भीड़ में उस आदमी को मार देता है। जाहिर है कि इसके पीछे डू सैम का ही हाथ है और साथ ही डू सैम मिस्टर जो के आदमियों को अपने साथ मिला के उन्हीं लोगों से मिस्टर जो की भी हत्या करवा देता है। पूरे साउथ कोरिया में इस समय आपातकाल की स्थिति है और ऐसे में डू सैम कुछ रसूखदार लोगों के साथ एक शिप पे अय्याशी करने चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डू सैम एक होटल रूम में बैठ के टीवी देख रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि देश में बगावत के चलते कोरियन प्रेसिडेंट की हत्या हो गई है और अब पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। डू सैम ये सब कुछ देख के डर जाता है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी उसके फेवर में थी। इसके बाद वो उन सारे बड़े रसूखदार लोगों को फोन लगाता है जिनसे उसने पिछले कुछ सालों में दोस्ती करके खुद को पुलिस से बचाए रखा, लेकिन कोई भी इंसान उसकी मदद को तैयार नहीं होता। फिर वहाँ से वो शहर से दूर बने अपने उस घर पे जाता है जिसके बारे में पुलिस और उसकी फैमिली को भी नहीं पता। वहाँ जाके वो सबसे पहले क्रैंक का नशा करता है और फिर अपनी बंदूक लेके इधर उधर निशाना लगाने लगता है। इसके बाद फिल्म में हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। ली डू सैम आज भी उसी घर में है और क्रैंक का नशा कर करके वो लगभग पागल सा हो चुका है। फिर एक दिन वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं तो किसी को भी मेरे बारे में कुछ मत बताना और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसके बाद वो अचानक से रोने लगता है और अपनी वाइफ से माफी मांगता है। बुसान शहर की पुलिस इस कॉल को ट्रैक कर रही है तो उनको ली डू सैम का लोकेशन पता चल जाता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर किम कुछ पुलिस वालों के साथ ली डू सैम को पकड़ने जाता है, लेकिन उन्हें देखते ही डू सैम उन पे गोलियां चलाने लगता है जिससे निपटने के लिए वहां आर्मी टीम को बुलाया जाता है, लेकिन वो उन पे भी गोलियां चलाने लगता है। तो मौका देख के प्रोसिक्यूटर किम उसके घर में घुस जाता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। अपनी हैंड गन से डू सैम खुद को गोली मारने वाला ही होता है कि किम किसी तरह उसे बचा लेता है और गिरफ्तार करके ले जाता है। अगले सीन में हम डू सैम को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां प्रोसिक्यूटर किम उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि समय अब काफी बदल चुका है तो तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता, तो भलाई इसी में है कि तुम पुलिस का गवाह बन जाओ और उन सारे लोगों का नाम बता दो जिन्होंने इस गंदे काम में तुम्हारा साथ दिया। ली डू सैम का घमंड अब चकनाचूर हो चुका है तो वो पुलिस का गवाह बनने पे राजी हो जाता है। इसके बाद वो पुलिस को वो सारे रिकॉर्ड्स देता है जिनमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ड्रग्स के काम में इसकी मदद की। प्रोसिक्यूटर किम उन रिकॉर्ड्स को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें कोरिया के बड़े और इज्जतदार लोगों के नाम भी थे।
पुलिस उन सबको गिरफ्तार करती है और फिर उन सब के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है, जिसके तहत उनमें से ज्यादातर लोगों को सजा होती है और ली डू सैम को 15 साल की जेल होती है। इसके बाद साउथ कोरिया की गवर्नमेंट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट नारकोटिक लॉ भी बनाती है और यही वजह है कि साउथ कोरिया आज बहुत हद तक एक ड्रग फ्री कंट्री है। साउथ कोरिया के लोग उस कंट्री में भी ड्रग्स नहीं ले सकते जहाँ पे ड्रग्स लीगल है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।